जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग कौशिक और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल द इंटेलेक्चुअल इंडियन पर। आज मैं आप सभी के सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से समझना ज़रूरी है। इसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, जो कि इलेक्शन कमीशन ने 2003 के बाद डायरेक्ट 2025 में करवाया है, बिहार से शुरू करते हुए। और अभी बहुत सारे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और अभी वेस्ट बंगाल का जो SIR करवाया गया था वो काफ़ी कंट्रोवर्सी के दायरे में था, वो काफ़ी डिबेट और डिस्कशन के दायरे में था। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या इसका मैटर है, क्या इसका लीगल फैक्टर है और क्या इस पर डिस्कशन हो रहा है और क्या इसके कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 21 को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से लीगल इंटरप्रिटेशन निकल के बाहर आता है कि SIR क्यों करवाया जा रहा है और SIR की सिग्निफिकेंस क्या है। तो SIR का तो पहले इलेक्शन कमीशन को अलग अलग तरीके के रिवीजन करवाने की शक्तियाँ दी गई है। सबसे पहला रिवीजन जो होता है वो है रेगुलर रिवीजन, जो कि हर नए कैलेंडर ईयर पर नए वोटर्स ऐड होने पर या फिर नए वोटर्स के अपडेशन होने पर जो वोटर लिस्ट रिवाइज होती है वो होता है रेगुलर रिवीजन। इंटेंसिव रिवीजन होता है जो कि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है जब लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हों या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस आ रहे हो या जो अभी 2027 में डिलिमिटेशन करवाने का प्लान है सरकार के काफ़ी सारे सोर्सेज के मुताबिक, या जो आने वाले सालों में डिलिमिटेशन होने वाला है, तो उसके पहले जो वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा उसे कहा जाता है इंटेंसिव रिवीजन। अब इसके बाद सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 में ये चीज़ क्लियरली कहा गया है कि इसके अलावा भी स्पेशल पावर्स दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिससे वोटर लिस्ट को रिवाइज कर सके, उन्हें जो तरीका फिट लगता है, जो तरीका उन्हें बराबर लगता है उसके अकॉर्डिंग। और ये तरीका और स्पेशल तरीका दिया गया है कि कोई भी स्पेशल तरीके से कोई भी स्पेशल मेथड से वोटर लिस्ट रिवाइज किया जा सकता है। वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया जा सकता है या कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्ट में किया जा सकता है। अब इसका कंट्रोवर्सी है बहुत। इंटेंसिव रिव्यू नॉर्मली सर तब कराया जाता है जब डिलिमिटेशन होती है, तो उसमें एक तरह से फ्रेश इलेक्टोरल रोल बनाई जाती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज बदल गई। सो दैट इन्वॉल्व्स हाउस टू हाउस मूवमेंट ऑफ द BLOs ऑल्सो। अब इसी सेक्शन में जो लास्ट क्लॉज है 21(3), वो एक स्पेशल पावर देता है इलेक्शन कमीशन को दैट दे कैन कंडक्ट एनी अदर मेथड ऑफ रिव्यू ऑफ द इलेक्टोरल रोल एज दे फाइंड सूटेबल। तो SIR इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेंसिव रिव्यू एंड स्पेशल रिव्यू, इसीलिए इसका नाम हो गया स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। इसमें सर जो यूनिकनेस होती है कि इसमें पूरा हम नया रोल तो नहीं बना रहे हैं, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग अ होल रोल फ्रॉम स्क्रैच, but we are going from house to house. The BLOs are going to each and every house to verify the correctness of the roll. बहुत सारे लीगल स्कॉलर्स और बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी या कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया के बारे में कहा गया है, तो पूरे स्टेट में क्यों करवाया जाता है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि स्टेट इलेक्शन के पहले अगर करवाया जा रहा है तो पूरे स्टेट में तो पूरे स्टेट के इलेक्शंस हैं, तो उसके पहले ही अगर स्पेशल मेथड से अगर ये रिवाइज हो जाएगा इतने सालों बाद, तो एक बराबर और एक अप्रोप्रिएट तरीका होगा। ये इलेक्शन कमीशन का सफाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लीगली देखें तो लीगली कहीं ना कहीं ये चीज़ एक फ्लॉ में तो आती है कि जो कानून में भाषा दी गई है उससे अलग जाके आप एक SIR करवा रहे हो पूरे स्टेट में अपने हिसाब से, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक फ्लॉ में तो आता है। बट इलेक्शन कमीशन का भी अपनी एक सफाई है। फिर उसके बाद देखते हैं कि SIR करवाने की नेसेसिटी क्यों है। अचानक से 22-23 साल बाद, इतने 2 दशक बाद इलेक्शन कमीशन को ऐसी नेसेसिटी क्यों लगी। तो हम बहुत सारा डेटा देखें तो हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति ने, जो कि हमारे देश का नागरिक नहीं है, और आने के बाद अगर उसने कुछ कागज बनवा लिए कि सबसे पहले इन्यूमरेशन फेज में हम ये मिलान करेंगे कि 2002, 3 या 4 में आप या आपके वरिष्ठ जो वंश के लोग थे वो कहाँ थे,
जो लोगों का मिलान नहीं होगा उनको नोटिस जारी होगा और नोटिस जारी होने के बाद उन्हें वो कागज दिखाने होंगे। कागज तभी मांगे जाएं जो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं जब उसका व्यक्ति का 2003-2004 से मिलान नहीं हो पा रहा है। भारतीय नागरिकता कानून के अंतर्गत अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में अगर पैदा हुए हैं तो आपको भारत का नागरिक माना जाता है। तो एसआईआर की जो आपने डेट की बात की, भारतीय नागरिकता कानून के अंतर्गत अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में अगर पैदा हुए हैं तो आपको भारत का नागरिक माना जाता है। तो जो व्यक्ति 87 या उसके पहले का बॉर्न है, अगर उसमें 18 साल जोड़ देते हैं तो सन आता है 2003, 4 या 5। इसीलिए जिन लोगों का नाम 2003, 2 या 4 की मतदाता सूची में है, उसकी प्रोबेटिव वैल्यू, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कि वो नागरिक है, उसकी कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए जो पिछला एसआईआर हुआ था वो वाली तारीखें ली जाती हैं। कई बार अगर किसी व्यक्ति ने जो कि हमारे देश का नागरिक नहीं है और आने के बाद अगर उसने कुछ कागज बनवा लिए हैं तो आपने नोटिस किया होगा जो हमारी प्रेजेंटेशन थी कि सबसे पहले इन्यूमरेशन फेज में हम ये मिलान करेंगे कि 2002, 3 या 4 में आप या आपके वरिष्ठ जो वंश के लोग थे वो कहाँ थे। अगर उससे मिलान हो जाता है तो फिर ये बात खत्म हो जाती है। जो लोगों का मिलान नहीं होगा उनको नोटिस जारी होगा और नोटिस जारी होने के बाद उन्हें वो कागज दिखाने होंगे और उसके साथ साथ ये भी बतलाना होगा कि 2003 में वो कहाँ थे। ये करना बहुत आवश्यक है। जब हमने बिहार का एसआईआर कराया था, जब चुनाव आयोग ने उस पर 24 जून को अपने आदेश जारी किए और उसके बाद इन्यूमरेशन फेज रही और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस की फेज रही, तो उसके क्रियान्वयन में ये पाया गया कि शुरुआती दौर में दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश जो मतदाता होते हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं या वहीं के रहने वाले होते हैं, तो उनको दस्तावेज देने की आवश्यकता ही नहीं है। सच बात तो ये है, बिहार का अगर एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही कम लोगों को और दस्तावेज देने की जरूरत पड़ी और इसीलिए उस सीख को ध्यान में रखते हुए जब इन 12 राज्यों में जब हम लोग एसआईआर करा रहे हैं तो इस बात का निर्णय लिया गया कि कागज तभी मांगे जाएं जो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं जब उसका व्यक्ति का 2003, 2 या 4 से मिलान नहीं हो पा रहा है। voters.eci.gov.in पे अगर आप जाएंगे तो आप 2002, 2003 और 2004 की मतदाता सूची को स्वयं देख सकते हैं। बीएलओ भी स्वयं देख सकता है। सूची देखने के लिए आपको उसमें सबसे पहले राज्य बताना होगा, फिर आपको जिला बताना होगा और उसके बाद जिले में वो सर्च की जा सकती है कि मेरा नाम कहाँ है। इसीलिए अगर आप दिल्ली में हैं और आपके अगर माता पिता यूपी के रहने वाले थे, मान लीजिए लखनऊ के रहने वाले थे, तो आपको उधर जाना है यूपी पर, फिर लखनऊ बटन दबाना है, फिर माता पिताजी को वहां सर्च कर लेना है और आपको लिंक का वो बटन दबा देना है। इतनी सरल प्रक्रिया उसको हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने बनाई है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन 54% है और ओवरऑल माइग्रेशन 37% है। ये हमारी भारत सरकार का डेटा है। तो जब इतना ज़्यादा माइग्रेशन बढ़ गया है, लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये वोटर लिस्ट में इनकन्सिस्टेंसी आ गई है। लोगों के दो वोटर आईडी कार्ड हैं या फिर ये जो पुरानी जगह है वही का वोटर आईडी कार्ड बनाए हुए, नया वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया। तो इस तरह की काफ़ी सारी इनकन्सिस्टेंसी को एड्रेस करने की बात की गई है। फिर उसके बाद बात करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोवर्सी की। जब एसआईआर को अनाउंस किया गया था बिहार इलेक्शन के दौरान, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 11 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन बिहार गवर्नमेंट की खुद की एक सर्वे बताती है कि बिहार में 35% लोगों के पास 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये चीज़ बिहार गवर्नमेंट की खुद की सर्वे कहती थी। और बिहार में काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड और बैकवर्ड्स और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी की पॉपुलेशन पाई जाती है। तो इस पर ये सवाल उठाया गया था ये कैसे करवाया जाएगा। तो उस टाइम इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट है परिवार रजिस्टर। परिवार रजिस्टर वो डॉक्यूमेंट है जो कि लोकल लेवल पर, जो कि ग्राम पंचायत लेवल पर या फिर अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज जो हर एक रेसिडेंट के
फैमिली के डिटेल्स का रिकॉर्ड बनाती है और उन्हें अपडेट करती है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर परिवार रजिस्टर में भी नाम है तो उसे भी लीगली वैलिड माना जाएगा। तो आपने प्लीज प्लीज एक सवाल ये आया था कि जो इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो 11 हैं, जिसमें आधार आइडेंटिटी के लिए 12वें तौर से जोड़ा गया है, ये इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगभग सभी सीईओ से चर्चा करके बनाई गई है। बट फिर भी जब हियरिंग हो और उस समय ये सिद्ध करना हो किसी को अपनी जांच में कि मैं नागरिक हूं, तो वो कोई और अगर डॉक्यूमेंट देगा तो उसके ऊपर ईआरओ विचार जरूर करेंगे, लेकिन इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बाय एंड लार्ज यही रहेगी। आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 महीनों से इन सभी 12 राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने और आईटी डिपार्टमेंट ईसीआई नेट के साथ मिलकर जो बैकएंड पर इतनी सारी मैचिंग कर ली है कि अब ये जो एसआईआर जो इन 12 राज्यों में होगा तो काफी तो ये चीज इलेक्शन कमीशन का सफाई था। फिर उसके बाद कहें तो फिर उसके बाद हम देखें तो अभी हम आ जाते हैं रिसेंटली बंगाल के एसआईआर पर। तो जब इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स बंगाल में वोटर लिस्ट का अपडेशन करने गए थे या जब वेस्ट बंगाल की धरती पर उतरे थे तो वेस्ट बंगाल में काफ़ी जगह पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को हिंसा फेस करना पड़ा था, वायलेंस फेस करना पड़ा था, हरासमेंट फेस करना पड़ा था, जिसके बारे में उन्होंने कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश की थी बंगाल की स्टेट पुलिस को या लोकल पुलिस को, लेकिन कई सारे एरियाज में लोकल पुलिस ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। इस चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी को शो कॉज नोटिस दिया था कि व्हाई नो एफआईआर हैज बीन फाइल्ड टिल नाउ। एफआईआर क्यों नहीं फाइल किया जा रहा है जब इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को इतना ज्यादा प्रॉब्लम और हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे तरीके को समझें तो हमें यह दिखता है कि बंगाल की पुलिस जो है, जो वेस्ट बंगाल, और इस हिंसा के पीछे किसका हाथ था, इसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन आखिरकार आज पुलिस के हाथ कामयाबी हो गई है और कामयाबी हासिल होने के बाद मुफक्किरुल इस्लाम इस आरोपी को, मुख्य आरोपी जो है, मास्टरमाइंड है इस हिंसा का, उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। कि स्टेट पुलिस जो है वो भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट नहीं कर रही है इलेक्शन कमीशन के साथ, सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रही है और कहीं ना कहीं उनका एक बायस्ड पॉलिटिकल माइंडसेट भी है जो कि कनेक्ट होता है टीएमसी के एजेंडा से, जो कि टीएमसी बार बार ब्लॉकेट लाना चाहती है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट बार बार चाहती है कि यहाँ एसआईआर नहीं होना चाहिए, वोटर लिस्ट के में चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो खुद वेस्ट बंगाल की पुलिस भी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की पपेट बनी हुई है प्रेजेंट टाइम पर, अगर हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिव और एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। फिर उसके बाद अगर हम आगे के पर्सपेक्टिव समझे तो ये भी समझना कि इलेक्शन कमीशन भी कोई साफ कि प्योर इंटेंट से एसआईआर नहीं करवा रहा है, उनका भी कुछ ऐसा प्योर या साफ इंटेंशन नहीं है। जैसे फॉर्म 7 की कंट्रोवर्सी देखें, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉर्म 7 को लेकर के हम लोगों ने कुछ सवाल उठाए थे और सरकार ने कुछ एजेंसीज हायर की हुई हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके दिल्ली, लखनऊ, देश के अन्य जगह पर बैठे हुए हैं और उनके पास पूरा का पूरा डेटा वोटर लिस्ट का है और वोटर लिस्ट के माध्यम से वो आइडेंटिफाई करते हैं और उन बूथों को आइडेंटिफाई करते हैं जिसपे समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। वहीं पर फॉर्म 7 बाकायदा भर करके, प्रिंट कर करके भेजे जा रहे हैं और कई जगह हंगामा हुआ है। कई जगह की जानकारी हमारे प्रेस के माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से और कई बहादुर पत्रकारों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है। और जिस समय हम लोगों ने यहां से आपत्ति दी, शिकायतें की और जब अपील की यूट्यूबर्स से और पत्रकार साथियों से, तो बहुत सारे पत्रकार साथियों ने जिम्मेदारी निभाते हुए जमीन पर, ग्राउंड पे जाकर के
क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के गड़बड़ियां कर रही है, वो जनता तक पहुंचाने का काम किया। अभी तक तो एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। वहां की सरकार लगातार और वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है और उन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा कि किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन गया। और यहां तक पिछले बाई इलेक्शन में और इधर जो देखने को मिला है, लगता तो यह कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा आयोग को लगा लेना चाहिए। जो फॉर्म 7 भरे गए, जिसमें तो पहले फॉर्म 7 एक ऑब्जेक्शन फॉर्म था जिसमें कोई भी बूथ का मेंबर, जो एक पर्टिकुलर वोटिंग बूथ है, पोलिंग बूथ है, वहाँ का एक मेंबर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता था उस पर्टिकुलर बूथ के मेंबर के अगेंस्ट कि उसका अगेंस्ट हिज इंक्लूजन फॉर्म 7 भर के, ताकि उसका डिलीशन हो सके अगर वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो या उसका रेसिडेंस चेंज हो गया हो या उसकी अनप्रेसिडेंट डेथ हो गई हो, तो इन ग्राउंड्स पर वो फॉर्म 7 रेज कर सकता था बूथ लेवल पर। लेकिन कंट्रोवर्सी तब हुई जब फॉर्म 7 को कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी इंसान ये फॉर्म 7 भर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा ये इनट्रांसपेरेंट और कितना ज़्यादा गलत चीज़ है, ये कितना ज़्यादा ये पार्शियल चीज़ है कि आप इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी को भी अधिकार दे रहे हो कि वो प्रिडिक्ट कर दे या फिर वो अपने हिसाब से ऑब्जेक्शन फाइल कर दे कि वो व्यक्ति वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका नाम डिलीट करवा दो। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का भी पार्शियल रवैया था, ये पार्शियल स्टांस था, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल में बहुत सारे घरों में फॉर्म 7 जलाया गया था, ओपनली प्रोटेस्ट किया गया था इस चीज़ के अगेंस्ट। फॉर्म 7 काफ़ी हद तक गलत है। फिर उसके बाद हम बात करें जब ये ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम जब सुप्रीम कोर्ट में गई थी, तब उन्होंने पिटीशन फाइल किया था कि एसआईआर के थ्रू नामों को गलत तरीके से डिलीट किया जा रहा है, यह बहुत गलत या वेग तरीका यूज़ किया जा रहा है, जिस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंशन रेज किया गया था कि जो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा रहा है उसके बायस की वजह से या उसके रिजल्ट्स में बायस होने की वजह से बहुत सारे लोगों का, जिनके पास एक्चुअल प्रूफ है, एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स है, उनका भी नाम ये डिस्क्रिपेंसी में आ रहा है, उनका भी नाम डिलीशन में आ रहा है। तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को 95 लाख नामों को एडजुडिकेशन में रखना पड़ा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एडजुडिकेशन यानी उनके नाम पर दोबारा हियरिंग की पावर ना इलेक्शन कमीशन को दी, ना सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी को दी। ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर 750 जुडिशियल ऑफिसर्स के अंडर ये काम करवाया जा रहा है ताकि इनकी डिस्क्रिपेंसी को आइडेंटिफाई किया जाए। ये कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि जिस तरह से सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बहुत सारे नामों को डिलीट किया गया है, इससे भी काफ़ी हद तक प्रोसेस पर सवाल उठता है, इस प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठता है। फिर उसके बाद बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इलेक्शन कमीशन का दिखाता है कि ट्रांसपेरेंट रवैया नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के इमीडिएट बाद वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को Go across to Bengal, an important development taking place. The Election Commission has ordered the immediate suspension of 4 Kolkata police officers. So this is an order which has come in from the Election Commission, which means that 4 Kolkata police officers have been suspended, and this is for alleged law and order lapse
during a roadshow and a nomination process in the 159 constituency, which is the Bhawanipur Assembly constituency, ahead of the 2026 Bengal elections. Election Commission has directed disciplinary proceedings against them with a compliance report which has to be submitted by 11 a.m. on 5th of April, which is tomorrow. The Bengal government has been asked to propose a replacement for the now vacant post on an urgent basis. Kamalika is now joining me from Kolkata. Kamalika, there have been a flurry of transfer of many officers. First of all, for our viewers, can you give a background to what really happened in this constituency which necessitated this action from the Election Commission? See, this is, as I say, this time, Pallavi, the epicenter of entire Bengal election is Bhawanipur. We may say that Bhawanipur has become the Kurukshetra of this battle, and like it was Nandigram last time. So, there was this nomination of Shubhendu Adhikari 2-3 days back when none other than the Home Minister was here. And the rally was started, and there was a tension just in front of the gully of Mamata Banerjee because the rally was supposed to pass from there. Now there were BJP Karyakartas and there were TMC workers also. TMC workers also came up and they were showing their flag. There was high tension. There was sloganing between there was a standoff between TMC and the BJP. So the police tried to create barricade, but then there was high tension out there. Now what we are coming to know that already Election Commission immediately sought a report from DO South. And then this was in question that when one political party already has a rally, such a big rally, then why the police allowed the other political party to come out with those flags and all. Now this is the fault which the Election Commission has found out, and that is the reason for which and this was none other than the Home Minister was there in that rally. So for that reason, what we are coming to know, none other than the Deputy Commissioner 2, DC 2 of this region, Mr. Siddharth, he has been suspended. Along with that, the SHO of Alipur Thana, he has been suspended. And also the additional OC, because there were two incidents. One in front of that Mamata Banerjee's house, another was near to the place of the nomination. So one DC South, one DC 2, he has been suspended. The SHO of Alipur Thana has been suspended. The additional OC has been suspended, and also the surgeon who was there, he was so 4 officers suspended. Definitely a very strong step by the Election Commission. Okay, Kamalika, I'll come back to you again. Thank you very much for getting us those details. We go into a break now, but news does continue over here on CNN News 18. सस्पेंड किया जा रहा है, वेस्ट बंगाल के होम सेक्रेटरी को सस्पेंड किया जा रहा है और वेस्ट बंगाल के पुलिस के डीजीपी को सस्पेंड किया जा रहा है। तीनों टॉप लेवल के ऑफिशियल्स को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद सस्पेंड किया गया, ये बताने के लिए कि एसआईआर को ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाना चाहिए। लेकिन जो स्टेट मशीनरी है जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है इलेक्शन के प्रोसेस में, उसको पूरी तरह से साफ कर देना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक सिलेक्टिव अप्रोच के तहत पूरी स्टेट की मशीनरी को, पूरी स्टेट की ब्यूरोक्रेसी को टारगेट किया जा रहा है, पूरी स्टेट के गवर्नेंस को टारगेट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये गलत चीज़ है। फिर उसके बाद बात करें, वेस्ट बंगाल में अचानक से एकदम अचानक से जो पुराने गवर्नर थे सीवी आनंदा बोस, वो रिज़ाइन कर जाते हैं और जो तमिलनाडु के फॉर्मर गवर्नर थे RN रवि, उन्हें वेस्ट बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। अब गवर्नर का अपॉइंटमेंट देखें तो जो सिलेक्शन किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया। There's been a big governor reject with Lieutenant General retired Ata Hasnain, who is now the governor of Bihar, and ex-US envoy Taranjeet Sandhu is the Delhi governor. Delhi governor Vinay Saxena will now be the Ladakh governor. And Tamil Nadu governor Ravi has been now made the Bengal governor. There's been a major reject with the governors being assigned to new states. Of course, this also comes on the heels of after the Bengal governor CV Ananda Bose resigned, and there were strong assurances that Tamil Nadu governor Ravi will be now made the Bengal governor, and that's the big news of the big governor reject at this point of time. Let's just again read out the names of the governors and the states they have been assigned to. Lieutenant General retired Ata Hasnain is now the governor of Bihar.
Ex-US envoy Taranjeet Sandhu is now the Delhi governor. The Delhi governor, Vinay Saxena, is now the Ladakh governor. The Tamil Nadu governor, Ravi, has now been made the Bengal governor. And at this point of time, earlier we of course saw the West Bengal governor Ananda Bose resigning, and there were strong statements that the Tamil Nadu governor will be made the new Bengal governor, which is now what has been announced and released. Ravi has been made the new Bengal governor, and Vinay Saxena is now the Ladakh governor. Well, we'd wait and have to see the reasons for this big governor rejig in which various states have been assigned new governors. The Delhi governor is Vinay Saxena, and Ravi has been made the new Bengal governor. Let's go across to my colleague Himanshu for more on this. Himanshu, we are witnessing a major governor rejig right now. What perhaps can be the reasons for this? Well, some of the governors, the new governors that have been appointed, are in states which are scheduled to go for polls. For instance, West Bengal, you mentioned, the presidential press communique clearly says that President has accepted the resignation of the existing governor, C.V. Anand Bose, and in his place, R.N. Ravi has been appointed as the new governor of West Bengal. Similarly, in Tamil Nadu, All right. जाता है और फाइनल अपॉइंटमेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अचानक से गवर्नर चेंज करना, पूरी की पूरी स्टेट की मशीनरी को हटा देना इलेक्शन प्रोसेस से, और जो तमिलनाडु के गवर्नर थे, ये वही गवर्नर है जिन पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे थे। जब वो तमिलनाडु में गवर्नर थे, उन्होंने बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेचर के जो बिल्स थे उन पर अपना साइन नहीं दिया, या फिर उनको प्रेसिडेंट को रेफ़र कर दिया, या फिर जो बंगाल की जो अपोजिशन की या डीएमके की गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ बहुत पार्शियल स्टैंड था। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन का या सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जो रवैया दिख रहा है, काफ़ी हद तक एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है। ये काफ़ी हद तक दिख रहा है कि ये इलेक्शन के प्रोसेस में ये स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को दबाया जा रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट को सप्रेस किया जा रहा है, और जो स्टेट की मशीनरी है उसे सप्रेस किया जा रहा है। और ये स्थिति कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल रूल की तरह दिख रही है, प्रेसिडेंशियल रूल की तरह बनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल की स्थिति को। फिर उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रेज किया गया था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट या ममता दीदी के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ईआरओ है, अब ईआरओ क्या होता है और बीएलओ क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। बीएलओ होता है ब्लॉक लेवल ऑफिसर, जिसका काम होता है कि हाउस टू हाउस स्टेप, डोर टू डोर स्टेप वेरिफिकेशन करना, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करना, और उस पर जो फाइनल अपडेशन होता है, जो फाइनल अपडेट करने का काम होता है ईआरओ होता है। और उसे असिस्ट, ईआरओ को असिस्ट करने वाले बहुत सारे माइक्रो लेवल ऑब्जर्वर्स होते हैं। तो ममता दीदी का ऑब्जेक्शन था कोर्ट में कि जो ईआरओ को सपोर्ट करने वाले माइक्रो लेवल ऑब्जर्वर्स हैं वो तो 8,000 एम्प्लॉयज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयूज के एम्प्लॉय हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो पार्शलिटी ही दिखाता है जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट ऑर्डर के तहत कहा था कि 8,500 एम्प्लॉयज़ को इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी ने इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि हमें समझना होगा, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 32, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी ऑफिसर गलत तरीके से डिलीट करे, अगर गलत तरीके से नामों को डिलीट करे या वोटर लिस्ट में चेंज करे तो एक पीनल ऑफेंस है और उसे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन जब बिहार में 65 लाख नामों को डिलीट किया, हटाया गया, या फिर बंगाल में बहुत सारे नामों को हटाया गया, तो किसी ने भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया या किसी ने भी पिटीशन रेज नहीं किया कि गलत तरीके से किया गया, ऑफिसर्स को पिनलाइज किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि जो अपोजिशन या फिर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो क्लेम करती है कि एसआईआर में उनके साथ ट्रांसपेरेंट बिहेवियर नहीं हो रहा है या एसआईआर में उनके साथ गलत हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जुडिशरी को अप्रोच ही नहीं कर रही है, जुडिशरी का दरवाज़ा जुडिशरी की तरफ देख ही नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन के इंटेंशन पर भी
या जो अपोजिशन एलिगेशन लगाता है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो ओवरऑल मैं इसी के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि एसआईआर का अगर हम इंटेंशन देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है वोटर लिस्ट को अपडेट करना। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का रवैया था, जिससे वो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी को दबाना चाहती है, जिससे वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह दबाना चाहती है, जो अपने मनमाने तरीके से फॉर्म 7 में चेंज ला रही है, अपने हिसाब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रही है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत बड़ा सवाल क्रिएट करता है कि ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है, किस ट्रांसपेरेंट तरीके से एसआईआर के प्रोसेस को करवाया जा रहा है। और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें दोनों साइड हमें समझना पड़ेगा कि जो अपोजिशन के भी एलिगेशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा पार्शियल या बायस्ड है, और जो इलेक्शन कमीशन का भी काम है वो भी काफ़ी ज़्यादा पार्शियल या बायस्ड है। धन्यवाद। इसी की तरह अगर आपको न्यूट्रल रिसर्च और एक पॉलिसी एंगल से मेरे चीज़ों को समझना है तो मेरे चैनल द इंटेलेक्चुअल इंडियन को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए इसी तरह के नए वीडियोस पर।